सो हेलो एवरीवन। आज हम लीड कोड का बाई-वीकली कॉन्टेस्ट 67 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस कॉन्टेस्ट में 4 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। इनका स्कोर यहाँ पर गिवन है और इनका डिफ़िकल्टी लेवल इजी से लेकर हार्ड तक जाएगा। तो अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर खोला हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है कि हमें एक फाइंड द सब्सिक्वेंस ऑफ लेंथ के विद लार्जेस्ट सम। तो यहाँ पर हमें एक एरे दिया है नम्स और एक इंटीजर के। तो हमें के साइज़ की एक सब्सिक्वेंस ढूंढनी है नम्स की, जिसका सम हमें मैक्सिमाइज करना है। और सब्सिक्वेंस हम ऑब्टेन ऐसे करते हैं कि अगर हम एरे में से बीच में से कोई भी एलिमेंट डिलीट कर दें, या फिर हम कोई भी एलिमेंट डिलीट ना करें, यानी कि हम वो सीक्वेंस को एज इट इज़ रख लें, तो वो भी अपनी सब सीक्वेंस कहलाती है। या फिर हम कुछ एलिमेंट्स को डिलीट कर दें तो वो उसकी सब सीक्वेंस कहलाती हैं। तो हमें के साइज़ की सब्सिक्वेंस बनानी है जिसका सम मैक्सिमम हो। तो हम ये कैसे करेंगे? तो अगर हम इसके लिए हमारे पास क्या तरीका हम कर सकते हैं कि हम एक एक करके एरे में से हम लीस्ट एलिमेंट्स को रिमूव करते जाएं कि जब तक हमारी एरे की लेंथ के हो जाए। ये एक तरीका है, बट ये एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि हमें नहीं पता कि के और नम्स के साइज़ में क्या रिलेशन है। क्योंकि हमेशा हमारा छोटा है, बट हमें कितने एलिमेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे तो हम यहाँ कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी। या फिर हम ये कर सकते हैं, हम लार्जेस्ट एलिमेंट्स को ले सकते हैं और फिर उनका लार्जेस्ट। तो यहाँ पर एक बेटर अप्रोच क्या होगी कि हम लार्जेस्ट एलिमेंट्स को यहाँ पे उस एरे से उठाएं और वो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हम उन्हें आंसर में डाल दें। अभी हम कैसे करेंगे क्योंकि लार्जेस्ट हम ढूंढेंगे तो वो भी एक स्लो प्रोसेस रहेगी, ऑर्डर मेंटेन करना भी एक मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एलिमेंट्स को उनके इंडेक्स के साथ पेयर अप कर देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आपके पास 2 1 3 3 है, तो हम जैसे पेयर अप करेंगे तो 2,0 1,1 3,2 एंड 3,3 ये हो जाएंगे। फिर जब हम इन्हें सॉर्ट करेंगे इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली, तो इन्हें इन सभी के साथ पेयर में उनका इंडेक्स भी सॉर्टेड है, इंडेक्स भी रहेगा। तो हमें ये पता है कि कौन सा एलिमेंट एक्चुअली पहले आया था सॉर्ट होने के बाद भी। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स पेयर सॉर्ट हो जाएगा, हम उसमें से के लार्जेस्ट एलिमेंट्स को हम पिक कर लेंगे। अब वो के लार्जेस्ट एलिमेंट्स हमें मिल गए। अब हम उन्हें फिर उनके इंडेक्स के अकॉर्डिंगली दोबारा सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनके इंडेक्स भी पता है, क्योंकि वो हमारे पास पेयर में स्टोर्ड है। अब जब हम हमें हमें वो उनके पेयर्स के साथ मिल गए, अब हमें जब वो वैल्यूज उनकी ऑर्डर में जो इनिशियल ओरिजिनल ऑर्डर था, जिस ऑर्डर में वो एरे के अंदर थे, हमें वो ऑर्डर मिल गया, तब हम उन्हें उस ऑर्डर में हम आंसर में प्रिंट कर देंगे। या फिर हमारा जिस फॉर्मेट में हमारा रिक्वायरमेंट होगी, हम वो आउटपुट में दे देंगे और हमारा ये वैलिड आंसर होगा। सो लेट्स ट्राई टू implement it here. So first of all we will get the size of the array. Int n equals to nums dot size, and now we are initializing a vector of pair of integers. तो इन दिस लाइन हमने क्या करा है, हमने पेयर ऑफ इंटीजर यानी कि ये पेयर दो एलिमेंट्स को स्टोर करता है, फर्स्ट एंड सेकंड। हमने यहाँ पे टेम्पलेट का यूज़ करा है। इसमें फर्स्ट पे हम दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं, पर हम इसमें स्टोर किस तरह करेंगे। पहला इंटीजर हमारा वैल्यू होगा जो नम्स आई की जो होगा नम्स आई, और दूसरा आई उसका इंडेक्स होगा यानी कि आई। और ये वेक्टर है यानी कि ये डायनेमिक एरे है जिसमें हम इंसर्ट और डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब अगली लाइन में हम क्या करते हैं, फॉर int I equals to 0, I less than n, I plus plus अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फॉर ईच एलिमेंट विद रेंज 0 to n हम यहाँ पर नम्स आई कॉमा आई ये एक पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे आप एक पेयर फंक्शन देख सकते हैं। ये पेयर एक पेयर को रिटर्न करता है और हम इसमें जो इनपुट देते हैं ये उनका पेयर बना देता है अकॉर्डिंगली। तो हम और वैल इंडेक्स हमारा वेक्टर है, हम इसके लास्ट में इसे इंसर्ट कर देते हैं।
नाउ अब हमें इसे सॉर्ट करना है। हम यहाँ पर std सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं और हम इसमें क्या कहते हैं हम यहाँ आइट्रेटर्स का यूज़ करेंगे। अब ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। अब हमारा एरे में हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास यहाँ पे उन सभी के इंडिसेस आ चुकी, हमारे पास यहाँ इंडिसेस आ चुके, हमारे पास यहाँ सॉर्टेड पेयर्स आ चुके हैं वैल्यू इंडिसेस के। अब हम अगला काम क्या करेंगे, अब हम एक सेट लेंगे। अब इस सेट के अंदर क्या होगा, इस सेट के अंदर जो भी हमारे के रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं उनके इंडिसेस जाएंगे ताकि, और सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेट हमारा लेस कंपेरेटर यूज़ करके, यानी कि इट विल लेस कंपेरेटर का काम क्या होता है, जब वो ट्रू तब रिटर्न करता है जब इसमें पहला एलिमेंट जो हम उस पहला आर्ग्यूमेंट दूसरे आर्ग्यूमेंट से छोटा हो, यानी कि लेस ऑफ 1,2 ट्रू होगा एंड लेस ऑफ 2,1 फॉल्स होगा। तो इसी तरह ये उस कंपेरेटर का यूज़ करके अपने अंदर सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर मेंटेन रखता है, यानी कि अगर आप इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। सो वी आर हियर ऑन द सेम पेज until नाउ, सो लेट्स मूव फर्दर। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, वाइल के माइनस माइनस। अब यहाँ पे वाइल के माइनस माइनस का काम क्या है कि यहाँ पर पहले के की वैल्यू रीड करेगा और उसके बाद उसे एक कम कर देगा। जब यहाँ पर, और जैसे ही इस प्रोसेस से के 0 पहुँचेगा तो यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सो इन दिस लूप हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ इंडिसेस में जो हमारे वैल्यू इंडेक्स पेयर है उसमें जो लास्ट एलिमेंट होगा, उसमें जो इंडेक्स होगा हम उसे सेट में इंसर्ट कर देंगे और फिर उसे हम इस सेट वेक्टर से रिमूव कर देंगे। inds डॉट इंसर्ट वेल ind डॉट बैक, बैक यहाँ पे हमें लास्ट एलिमेंट देगा और हम इसमें सेकंड, हम उसका इंडेक्स यहाँ एक्सेस कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें इसे रिमूव करना है, यानी कि वेल ind डॉट पॉप बैक। अब यहाँ से एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास के एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हम अगला काम क्या करेंगे, हमारे पास सभी एलिमेंट सॉर्टेड है। अब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर इंटीजर आंसर, हमने एक ब्लैंक वेक्टर जो कि हमारा आंसर होगा हमने वो इनिशियलाइज करा। नाउ एज हमारे पास सारे इंडेक्सेस ऑर्डर में हैं तो हम उन्हें एक करके एक्सेस करेंगे और उन सभी इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आंसर में इंसर्ट कर देंगे। सो फॉर इंट ind इज टू inds, तो यहाँ पे हमारे पास हम एक आइट्रेटिव फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा जिस ऑर्डर में हमारे पास सेट के अंदर डेटा है ये उसी ऑर्डर में रन होता है। अब इससे हम एक एक करके सभी एलिमेंट्स को रीड करेंगे। आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक नम्स ind, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा आंसर वेक्टर बन जाएगा। नाउ वी विल रिटर्न दी आंसर वेक्टर बिकॉज हमें यहाँ पर एक वेक्टर रिटर्न करना है, हमें यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट नहीं करनी है। सो जस्ट control 0. So now let's run the code. As we see, it is the correct answer for this test case. Now let's see what and yes, the answer is accepted. So as you can see, this is the way we will do it. So the next question is find good days to rob the bank. So हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि हमारा एक गैंग थीव्स की गैंग में है और हम एक बैंक रॉबरी प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी एरे दिया है जो कि 0 इंडेक्स्ड है। यूजुअली हमें क्वेश्चंस में ये गिवन होता है कि हमारा सिस्टम जो हमारी सीक्वेंस दी जाएगी या एरे दिया जाएगा वो हमें वन बेस्ड इंडेक्सिंग पे दिया जाएगा आंसर के लिए या फिर 0 बेस्ड इंडेक्सिंग। बेसिकली 0 बेस्ड इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस एरे में 0 है और अगर वन बेस्ड इंडेक्सिंग है तो पहले एलिमेंट का एड्रेस 1 है। तो यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी एक एरे है जिसमें ith एलिमेंट ये डिनोट करता है कि ith डे पर बैंक की सिक्योरिटी के लिए कितने गार्ड्स थे।
और हमारे डेज 0 से स्टार्टेड है। तो और हमें एक इंटीजर दिया है जिसका नाम है टाइम। तो हमें क्या करना है कि एक एल कि हमारा क्या डिसाइड हमें पता लगाना है कि कौन से डेज हैं जहाँ पे रॉबरी करना गुड है। तो उसके लिए तो वो डे कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगा। उस डे से पहले टाइम नंबर ऑफ डेज होने चाहिए और उस डे के बाद भी टाइम नंबर ऑफ डेज होने चाहिए एरे में। सो शुरू के पहले के टाइम एलिमेंट्स हमारे आंसर में नहीं होंगे और पहले के और लास्ट के टाइम एलिमेंट्स भी आंसर में नहीं होंगे, ये हमें यहाँ से दिख रहा है। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे जो एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे पास लेफ्ट आई से पहले, वो एक नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। यानी कि फॉर उसके लेफ्ट में एलिमेंट्स, जो लेफ्ट वाले एलिमेंट हो अपने राइट वाले एलिमेंट से, वो या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो। और फिर राइट में जाते हुए हमारे पास क्या होना चाहिए कि राइट के में बढ़ते टाइम टाइम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हो कि ये वो बड़े हों या फिर इक्वल हों। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ग्राफिकल वे में आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पर ड्रॉ करके। जैसे वेयर इज द पेंसिल, ओके। सो मतलब हमारा जो सिस्टम होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए यहाँ। और अगर ऐसा होगा, यहाँ पे हमारा डे है आई, और ये लेफ्ट में टाइम है और ये राइट में टाइम है, यहाँ पर इस तरह का बिहेवियर होगा, तब हम आई डे को रॉबरी के लिए गुड मानेंगे। या फिर हमारा सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, जस्ट मिनट, यहाँ पर फ्लैट लाइन आनी चाहिए, ये लीजिए। तो यहाँ पर भाई ये डे गुड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द बाउंड्स कि लेफ्ट में टाइम और राइट में टाइम सपोर्ट करें, और इसी तरह यहाँ पर भी। तो हमारे पास हमें ये ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं। तो अब हम ये कैसे करेंगे? अब हम इसके लिए हम दो एरेज नए डिफाइन करेंगे, जिसमें हम ये काउंट करेंगे कि एक एलिमेंट के लेफ्ट में इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए कि नॉन इंक्रीजिंग लेफ्ट में, कि उस नॉन इंक्रीजिंग एलिमेंट्स कितने कितने तक जा रहे हैं एक एलिमेंट के लेफ्ट में, और एक दूसरे एरे में क्या करेंगे, राइट में नॉन डिक्रीजिंग एलिमेंट्स कितने जा रहे हैं। सो एंड फिर उसके बाद जब हमारे पास ये दोनों एरेज बन जाएंगे, तब हम ये चेक करेंगे कि वो एलिमेंट्स जिनके लिए इन दोनों लेफ्ट और राइट की जो लेंथ है कि कितने एलिमेंट्स नॉन इंक्रीजिंग कितने एलिमेंट्स नॉन डिक्रीजिंग है, इनकी क्वांटिटी अगर टाइम के इक्वल या ग्रेटर देन होगी तो वो हमारे लिए एक वैलिड आंसर होगा। सो लेट्स गेट कोडिंग। So first we will extract the size of security, int n equal to security dot size। ओके, जैसे मैंने ऊपर कहा कि हम दो एरेज यूज़ कर सकते हैं, बट एज वी सॉ इन प्रीवियस क्वेश्चन, हम दो वेक्टर्स की जगह हम एक सिंगल एरे जिसमें हम पेयर को स्टोर करें, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, यहाँ पे पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लेफ्ट से राइट जाते हुए कि वो लेफ्ट के नॉन इंक्रीजिंग की लेंथ को स्टोर करेगा, और सेकंड राइट के नॉन डिक्रीजिंग की। सो आई एन, इसका हम नाम रखते हैं INCDEC, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और इसकी हम लेंथ डाल देते हैं n, और इससे हमें बाकी इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका हमने यहाँ पे साइज n का ये एरे का वेक्टर डिक्लेयर करा है। अब हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, क्योंकि हमारा 0th एलिमेंट हमारे किसी काम का है नहीं एक्चुअली। और हम यहाँ दो इंटीजर फॉर डिफाइन करेंगे, c1 इक्वल्स टू 0, c2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों एलिमेंट्स का हमारे पास काम क्या है कि ये दोनों c1 और c2 लेफ़्ट और राइट का जो काउंट है कि हमारे लेफ़्ट में इंक्रीजिंग कितने हैं, राइट में लेफ़्ट में नॉन इंक्रीजिंग और राइट में नॉन डिक्रीजिंग कितने हैं, ये उनका काउंट स्टोर करेगा। और इसमें हम ये क्या करेंगे, जैसे ही अगर हमारा एलिमेंट वैसा एक एयर पॉइंट पर हमें वैसा बिहेवियर नहीं मिलता कि हमारा लेफ़्ट से राइट आते में इंक्रीज कर जाता है इनकेस, और राइट से लेफ़्ट आते हैं और फिर कहीं पे वो डिक्रीज कर जाता है,
एक सेकंड के लिए, तो हम वहाँ पे काउंटर को रीसेट कर देंगे, यानी कि उसे वापस ज़ीरो कर देंगे। जैसे हम यहाँ देखते हैं, इफ़ सिक्योरिटी आई it should be less than equal to security I minus 1, then c1 plus plus else c1 equals to 0। सो हम यहाँ पे राइट के एलिमेंट को हमें लेफ़्ट से राइट जाते हुए हमें छोटा करना है, और जैसे ही अगर वो बढ़ जाता है तो हम उसे रीसेट कर रहे हैं। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, हम लास्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। सिक्योरिटी n minus I minus 1 should be less than equal to security n minus I, then c2 plus plus and else c2 equals to 0। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि अगर वो राइट मोस्ट एलिमेंट अगर अपने पिछले एलिमेंट से बड़ा या इक्वल है तो हम c2 को प्लस प्लस कर देंगे, एल्स वो 0 रीसेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, inc अंडरस्कोर dec I इक्वल्स टू डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू c1 एंड inc अंडरस्कोर dec n minus I minus 1 डॉट सेकेंड इक्वल्स टू c2। सो हमने यहाँ पे पूरा सेटअप कर लिया है, हमने अपने पूरे दोनों जो भी हमें रिक्वायर्ड डेटा था हमने वो यहाँ पे सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस पूरे इस पेयर के वेक्टर पे आइट्रेट करेंगे और चेक करेंगे कि इसके दोनों एलिमेंट्स टाइम से इक्वल हैं, उनके उससे ज़्यादा हैं, और हम जैसे ही वो होंगे तो हम उन्हें आंसर में इंसर्ट करेंगे। लाइक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स आंसर 0 for int I equals to 0, I less than n, I plus plus if inc underscore dec I dot first should be greater than equal to time, and inc underscore dec I dot second should also be greater than equal to time, then answer dot push underscore back I। Now this is the solution we have gone to. Now let's run it. Okay, looks like we have made an error somewhere. So yes, let's look somewhere for the error we have made. Okay, so here it is. We have made an error for the indexing of the comparison here. Here it should be n minus I instead of n minus 1. So now we have corrected it. Now let's run it again. Okay, and it is giving the correct answer. So let's try it again for the summation, and yes, as you can see the answer is accepted. So now let's move on to the next question. Question number 3, detonate the maximum bombs. So here in this question we are given some 2D, we are given that on a 2D plane there are bombs placed, and each bomb has 3 properties: their x coordinate, their y coordinate, and their blast radius. So for the blast radius, it means that if we draw a circle centered at the coordinates of the bomb with the radius r, everything in that region will be affected by the bomb. So in the question, as a lot of bombs are planted on the 2D plane, we are given that on explosion of one bomb, if another bomb is in the blast region of the bomb,
which we have exploded, then it will also explode. And further, if this process continues, it can create a chain reaction, and which will continue till everything in its path is everything in the region can get exploded by the connected bombs. So yes, and there is also one thing to note here कि हमारे दो बॉम्ब्स हैं ए और बी, तो हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ए के फटने से बॉम्ब बी फट रहा है तो उसका उल्टा यानी कि बॉम्ब बी के फटने से बॉम्ब ए भी फटेगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों की ब्लास्ट रेडियस अलग अलग हो सकती है। यानी कि यहाँ पर एक की ब्लास्ट रेडियस इतनी है कि दूसरा उसके रीजन में आ जाए, बट दूसरे की शायद इतनी ना हो कि पहला उसके रीजन में आए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है कि यहाँ पर भी जो पहला बॉम्ब है जो ग्रीन रीजन में है वो पर्पल की बस पेरीफेरी पे आ रहा है, ये जस्ट इफेक्टेड रीजन में है। अगर थोड़ा सा बाहर होता तो शायद एक्सप्लोड नहीं होता। और ऐसे ही ग्रीन पर आप यहाँ और यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ग्रीन का जो रीजन है पर्पल बॉम्ब उसके अंदर नहीं है, जो ये पर्पल डॉट है। सो यहाँ पर तो यहाँ पर जो हमारे एक्शंस होंगे वो ए टू बी होंगे और बी टू ए हों, वो ज़रूरी नहीं है, यानी कि हमारा एक डायरेक्टेड एक्शन होगा। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें सिर्फ एक बॉम्ब को डेटोनेट करना है और उसे इस तरह, और हमें वो ऐसी चॉइस करनी है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो जाएं। तो जैसा हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर हम इस पर्पल वाले बॉम्ब को एक्सप्लोड करेंगे तो उससे ग्रीन बॉम्ब भी ट्रिगर हो जाएगा और ये दोनों बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो जाएंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 आएगा। पर अगर हम सिर्फ ग्रीन को करेंगे तो वो अकेला ही एक्सप्लोड होगा। एंड फर्दर हियर इट इज़ कि हमारे दोनों बॉम्ब्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे, कि अगर हम किसी को भी करें तो सिर्फ एक ही बॉम्ब एक्सप्लोड होगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम बॉम्ब्स को एक नेटवर्क मान सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं, एक डायरेक्टेड ग्राफ where a bomb A will have an arrow to edge UV will start from U and end at V if only if then कि अगर हमारा बॉम्ब U V को इफेक्ट करे तो वो एरो बनेगा। तो हम इस पूरे ग्राफ को बिल्ड करेंगे और फिर हम इस पर एक BFS यूज़ करेंगे ताकि हम एक बॉम्ब को डेटोनेट करने से उसका पूरा इफेक्ट जान सकें, और हम उस BFS के थ्रू ये काउंट कर लेंगे कि हमारे पास कितने बॉम्ब्स एक्सप्लोड होंगे। फिर जब ये हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, हम ये चीज़ हर बॉम्ब के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हमें इससे क्या मिलेगा कि हम इस डेटा से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कौन सा बॉम्ब एक्सप्लोड करना चाहिए कि हमारा रिजल्ट मैक्सिमाइज हो जाए। सो लेट्स गेट टू द कोड। सो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलिए पहले कुछ फंक्शंस बनाते हैं, वो यहाँ पे होंगे। एक तो बूल TRIGGER, यहाँ पे हमें बॉम्ब्स एक वेक्टर फॉर्मेट में दिए हैं, तो हम उसी फॉर्मेट में हम अपना डेटा शिफ्ट करेंगे। वेक्टर ऑफ इंटीजर्स B1, एंड यहाँ पे हम पास बाय रेफरेंस कर देते हैं जिससे हमारा मेमोरी एक्स्ट्रा यूज़ ना हो। वेक्टर इन 10% B2। सो यहाँ पे हमने दोनों बॉम्ब्स एक्सेस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस, हम यहाँ पे बॉम्ब्स के लिए हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि हम उनके बीच का डिस्टेंस और उसे फिर ब्लास्ट रेडियस से कंपेयर कर सकें। तो हमें इसमें जब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं तो हम स्क्वायर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे कि हमें दोनों के एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है पहले और फिर उसे स्क्वायर करना है, तो ये काफ़ी टीडियस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक मैक्रो डिफाइन कर देते हैं, SQR ऑफ x विच विल बी x स्टार 1 लॉन्ग स्टार x। यहाँ पर 1 LL का सिग्निफिकेंस ये है कि इन केस हमारा जो रेडियस है वो बहुत बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पे हमें उसकी रेंज दे रखी है 10⁵, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 10⁻10 जाएगा, पर हमारे इंटीजर की रेंज इतना अलाउ नहीं करती, इसीलिए हमें उसे लॉन्ग में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, और ये 1 LL हमारी उसी में हेल्प कर देता है। ये हमारे आंसर को आउट ऑफ रेंज जाने से बचा लेता है। सो वी विल रिटर्न SQR ऑफ B10 minus B20, this is the difference of x, plus SQR of B11 minus
oops, it should be a round bracket, b to 1. So we have calculated the distance, and this should be less than or equal to square of b1 dot b1 2 which is the blast radius. So हमारा ये ट्रिगर फंक्शन है जब यहाँ पे हमारे दो बॉम्ब्स जाएंगे और वो इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे। एक बॉम्ब 1 के रीजन में बॉम्ब 2 होगा तो ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा। and further we will also write a function for BFS. So first of all, let us initialize the system. We will take int n equals to bombs dot size, then for we will and we will also have to check for each pair of bombs. So there will be two for loops, nested for loops. I equals to 0, I less than n, I plus plus, for int j equals to 0, j less than n, j plus plus. नाउ अब यहाँ पे हमारे आई और जे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर वो इक्वल भी हो सकते हैं। अगर इक्वल हो गए तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। हमें एक्चुअली वो सिचुएशन अवॉइड करना है, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ आई नॉट इक्वल्स टू जे, जब हमारे वो इक्वल नहीं होंगे, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लीन इट अप फॉर अ बिट, इफ आई नॉट इक्वल टू जे एंड trigger of m bombs I comma bombs j. Okay, we forgot one thing. We need a vector of int e triggers. So in this vector of size n comma vector of int of size 0, so we have here we can see that we have initialized a 2D system. This is हम इसका यूज़ करेंगे हम कि हमारे बॉम्ब आई से कौन से बॉम्ब्स ट्रिगर हो सकते हैं, हम यहाँ पर उनके इंडेक्सेस को स्टोर करेंगे। सो अगर हमारा बॉम्ब आई बॉम्ब जी को ट्रिगर करता है, सो वी विल डू दिस TRIGGERS triggers I dot push back j. सो हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब हमारे पास एक होगा int answer, just a minute, here equals to 0। हमारा ये आंसर होगा 0 से हम इसे इनिशियलाइज करने हैं क्योंकि हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। ये मिनिमम इसे 1 तो जाएगा ही कुछ भी करें। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा solve at triggers and I. So the solve function we will write for next thing. The solve function will take two arguments, the trigger list, that which bomb can trigger which, and I, which is the starting bomb, and this max will take the what is the best answer of the code. So int solve vector so as we have declared the function, now let's begin writing it. Int integer answer equals to 1, and we also require the further things, vector of boolean, oops, I forgot one thing, int n equals to edges dot size bool viz n comma false. So here we have got the size of the edges, got the size of the vector, and
initialize the answer with 1, that means we are detonating the bomb S. And also we have initialized uh, boolean vector of size n. This will store this will mark this will store that whether a bomb is triggered or it is detonated or not. ये हम इस वेक्टर में हम क्या स्टोर करेंगे, ट्रू होगा जब हमारा बॉम्ब एक्सप्लोड कर चुका है और फॉल्स जब वो नहीं कर रहा है. सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने पहला बॉम्ब एक्सप्लोड कर दिया है तो हम विज ऑफ एस को ट्रू कर देते हैं. अब हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे इंटीजर्स की, इंट लिस्ट इंट क्यू क्यू क्यू. अब इस लिस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है एचटीएल में. इसमें हम इसके वेक्टर की तरह नहीं होता. वेक्टर में हम अगर हम पुश बैक और पॉप बैक से हम सिर्फ एक ही एंड पे ऑपरेशंस कर पा रहे हैं. बट लिस्ट में हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है कि हम लिस्ट में हम दोनों साइड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं. पुश पॉप दोनों साइड से हम कर सकते हैं. लिस्ट की हमारे पास ये प्रॉपर्टी है. सो अब हमारे पास क्या करेंगे, क्यू 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 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एस. अब हम लिस्ट में हमारे पास हम एस को डाल देंगे. हमारे पास स्टैंडर्ड बीएफएस का जो कोड रहता है वही है, वाइल नॉट क्यू 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 डॉट ई एम पी टी वाई. जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होगी तब तक हमें लूप रन करना है ताकि जितने भी हमारे ट्रिगरेबल बॉम्ब्स हैं वो सब हमें पता चल जाए. So let's further what we will do. Int no s we have already declared s equals to q dot front front. So ये हमारी लिस्ट का जो फ्रंट एलिमेंट है, हमने बैक से इंसर्ट, हमारे पास एक बैक है और एक फ्रंट है तो ये हमारे पास फ्रंट एलिमेंट हमें दे देगा. एंड q डॉट pop अंडरस्कोर front, ये हमारा फ्रंट एलिमेंट अब रिमूव कर दिया. अब फॉर इंट बी इज टू ई टी जी ई एस बी नो एस इफ नॉट विज पी. अगर हम अब क्या कर रहे हैं इसमें कि हमने हमारे पास जो एस है वो हमारे पास अभी करंट ट्रिगर्ड बॉम्ब होगा. अगर हम अगर तो हम फिर हमें फिर अब क्या चाहिए, उस बॉम्ब से कौन कौन से बॉम्ब्स ट्रिगर होंगे. अब हमें वो चाहिए जो पहले ट्रिगर नहीं हुए और हमें ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे. तो इसीलिए यहाँ पर हमारा विज काम आ रहा है. अब हम उस बॉम्ब के सारे ट्रिगरेबल बॉम्ब्स को रीड करेंगे और अगर उनमें कोई ट्रिगर नहीं हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, उसे हम ट्रिगर करा देंगे विज बी इक्वल्स टू ट्रू. एंड द नेक्स्ट वी विल डू दैट क्यू डॉट पुश बैक बी एंड आंसर प्लस प्लस, क्योंकि हमने नया बॉम्ब ट्रिगर करा है तो हमें आंसर को पढ़ाना होगा. एंड जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिटर्न आंसर. सो ये हमारा बी एफ एस के बाद हमारे पास सॉल्व हमें नंबर ऑफ बॉम्ब्स जो आई बॉम्ब को ट्रिगर करने हुए एक्सप्लोड होंगे ये उनका नंबर देगा. सो लेट्स रन. सो एज यू कैन सी इट हैज पास्ड द sample test case. Now let's submit the code and as you can see the answer is accepted. Okay, so we are very much we have almost completed the entire thing. Now let's move on to the final question, which is question number 4, the sequentially ordinal rank tracker. So let's read the question. A scenic location is represented by its name and attractiveness score, and name is a unique string for all locations and the score is an integer. And location is considered best to, we are ranking the locations from best to worst. So the higher the score the better it is a location. यानी कि ये हमें लोकेशंस हैं उनके नाम और उनका स्कोर दिया है. स्कोर हमेशा यूनिक रहेगा, मतलब दो लोकेशंस का नाम कभी मैच नहीं करेगा और पर उनका स्कोर एक इंटीजर होगा जो शायद मैच भी कर जाए. तो हमें उन्हें रैंक करना है इन सभी लोकेशंस को. तो हमारे पास क्या तरीका है,
हम स्कोर को तो हम पहली प्रायोरिटी हम स्कोर को देंगे कि स्कोर ज़्यादा है तो रैंक अच्छी होगी। फिर हमारे पास सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, अगर हमारे पास स्कोर्स इक्वल आ जाते हैं तो हम उस स्ट्रिंग को जो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर है, यानी कि ए बी सी डी, यानी कि अगर एक स्ट्रिंग ए से शुरू हो रही है और एक स्ट्रिंग बी से शुरू हो रही है तो हम ए वाली को रैंक बेटर, तो हम ए वाली की रैंक बेटर कंसिडर करेंगे। तो हम तो हमारे पास ये है, ये हमारा क्राइटेरिया है कि हमें किस तरह डेटा को रैंक करना है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो रैंकिंग सिस्टम है इसमें हमारे पास दो तरीके के फंक्शंस हैं, एक एडिंग क्वेरी और एक गेट क्वेरी। नीचे लिखा है स्ट्रिंग गेट नीचे। तो हमारे पास ऐड क्वेरी में क्या होगा, ऐड में हम एक लोकेशन का नाम और उसका स्कोर देंगे। तो हमें अपने सिस्टम में इस नई क्वेरी को, नई लोकेशन को उसके स्कोर के साथ इंसर्ट कर देना है। और फिर हमारे पास एक क्वेरी होगी गेट। गेट क्वेरी का काम ये होगा कि वो गेट क्वेरी कितनी बार एग्जीक्यूट हुई है हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स से हमारी पहली गेट क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हमारा काउंटर अभी 1 पे हो गया। फिर हमारे पास दूसरी गेट क्वेरी आई तो हमारा काउंटर 2 पे हो गया। फिर हमें क्या करना है इस गेट क्वेरी से, तो हमें उस गेट क्वेरी जिस नंबर पे एग्जीक्यूट हुई है वो कौन से नंबर की गेट क्वेरी है, हमें उस रैंक का एलिमेंट हमें आंसर में देना है। सो लेट्स डू दिस। तो हमारे पास एक सॉर्ट ट्रैकर है, ये हमारा इनिशियलाइजेशन क्लास, जो हमारी यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास सैम्पल कोड में टेम्पलेट में क्लास दी है उसका कंस्ट्रक्टर है। वॉइड हमारा जो फंक्शन है ये हमारा नेम और स्कोर को ऐड करेगा सिस्टम में। और फिर हमारे पास एक गेट है, गेट हमारा वही रैंक वाइज उन्हें स्ट्रिंग नाम देगा कि हमारी कौन सी रैंक का लोकेशन है, उस लोकेशन रैंक वाइज लोकेशन देगा। तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस सिस्टम में जो हमारे लोकेशंस हैं उन्हें उनकी कंपैरिजन बेसिस, जो हमारे पास क्या कंपैरिजन बेसिस है कि उनका स्कोर और उनके नाम जो उनके कंपैरिजन बेसिस है उसके अकॉर्डिंगली हमें उन्हें ऑर्डर्ड भी रखना है अपने डेटा में। और हमें उन्हें रैंक वाइज एक्सेस भी करना है। सो इसके लिए हमें कैसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी हमारे पास क्या क्या है, वेक्टर है बट उसके लिए क्या है, उसमें हमारा एक्सेस टाइम कांस्टेंट हो जाए बट हमारा इंसर्शन टाइम उसमें ओ ऑफ एन जा सकता है, यानी कि जितनी उस वेक्टर का साइज है, क्योंकि हमें पहले उसके लिए अप्रोप्रिएट पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी कि हमें ये कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा ओ ऑफ एन टाइम जा सकता है। और हमारे पास क्या है कि हमारा गेट तभी एग्जीक्यूट हो सकता है, गेट क्वेरी तभी एग्जीक्यूट होगी जब उससे इक्वल या उसके ज़्यादा ऐड क्वेरीज उससे पहले एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। यानी कि हमें यहाँ पर टोटल दिया है कि हमारी टोटल क्वेरीज का नंबर 4 इंटू 10⁴ होगा, यानी कि इसकी आधी, यानी कि 2 इंटू 10⁴ इतनी तो कम से कम ऐड क्वेरीज होंगी ही। यानी कि और अगर हम इसमें O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करते हैं इंसर्शन के लिए तो हमारा एक काम O ऑफ n² में चला जाएगा जो कि बहुत स्लो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें टाइम लिमिट एरर मिलेगा। फिर अब हमारे पास अगली चीज़ क्या आती है, अगली चीज़ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर्ड सिस्टम के लिए हमने पहले बात करी थी, हम सेट को यूज़ कर सकते हैं। बट सेट के साथ एक इशू दूसरा आ जाता है, सेट में इंसर्शन भले ही log n हो बट उसमें रिट्रीवल की हमें k रैंक का कोई एलिमेंट चाहिए, उसके लिए हमें पूरे सिस्टम को एक बार आइट्रेट करना पड़ेगा, यानी कि हमारा O ऑफ n जा सकता है। यहाँ पर हमारा टोटल सिस्टम यहाँ पे हमारी कितनी क्वेरीज हैं, n क्वेरीज हैं, तो हमारा n/2 log n प्लस n log n n/2 इंटू n प्लस n log n हो सकता है, यानी कि ये भी एट मोस्ट n² जा सकता है अगर ये जाना चाहे। इन केस अगर हमारी गेट की क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, यानी कि आधी क्वेरीज गेट हैं, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो ही सकती है। तो हमारे पास अगली चॉइस क्या आती है, हमारे पास फिर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड सेट। अब ऑर्डर्ड सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें खास प्रॉपर्टी होती है जो हमें लाइब्रेरीज, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी HTML में दिया होता है। HTML में नहीं, एक एक्स्ट्रा हमें कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होंगी यहाँ के लिए। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक ऑर्डर्ड सिस्टम होता है जो जिसमें हम एक ट्री, इसमें ऑर्डर्ड सेट एक ट्री होता है जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स ऑर्डर में रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, और इसमें इंसर्ट का हम चाहें तो हमारे जैसे सेट की तरह इंसर्शन की तरह बिहेव करता है। इसमें हम जब इंसर्ट करना चाहें तो log ऑफ n में हम इसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं,
क्योंकि ये एक ट्री का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। और इसमें खास एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इस तरह बना होता है कि हमें अगर कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है जिसका हमें इंडेक्स पता हो, ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स से, तो हम उसे वो लॉग एन टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस सिचुएशन के लिए कितनी जाएगी, नंबर ऑफ कॉल्स इतनी तो ये तो हर होंगी इनटू एट मैक्स द लॉग ऑफ साइज ऑफ द सिस्टम, यानी कि नंबर ऑफ गेट क्वेरीज इतनी होंगी। तो यहाँ पे अगर हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n जाएगी, so we will be using that structure because it is optimal for our thing। तो उसे हमें कैसे इंक्लूड करते हैं, इसके लिए हम पहले तो इंक्लूड करते हैं लाइब्रेरी हैशटैग इंक्लूड ext /pb underscore ds by assoc associated container dot hpp and hashtag include ext by pb underscore ds by tree policy dot hpp। सो ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दी। अब हम इनका नेम स्पेस यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस अंडरस्कोर GNU अंडरस्कोर PBDS। ये हमें 3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी ऑर्डर्ड सेट बनाने के लिए। नाउ एज हमने यहाँ पर एक चीज़ और देखी थी कि हमारी जो भी लोकेशंस हैं हमें उन्हें एक स्पेशल बेस पे कंपेयर करना है एक दूसरे से। तो हम इसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, तो हम इसके लिए नई क्लास बनाते हैं, क्लास LCN लोकेशन डेटा स्टोर करेगी इंट स्कोर स्ट्रिंग नेम, और हम इन सबको पब्लिक कर देते हैं। ये डेटा पब्लिक है क्योंकि हमें बाद में नेम एक्सेस भी करना है। और हम यहाँ क्या करते हैं, हम LCN हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इंट s इक्वल्स टू 0 एंड स्ट्रिंग n इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस स्कोर इक्वल टू s एंड दिस नेम इक्वल टू n। अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू 0 और इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग इसलिए रखा है कि इन केस अगर हमारा सिस्टम कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं देता कि हम नीचे इसे कोई और लोकेशन का एक लोकेशन को कोई नीचे अलग से कॉल करता है, इस लोकेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, तो यहाँ पर एक नल ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसके एलिमेंट्स की वैल्यू 0 और ब्लैंक स्ट्रिंग होगी। सो यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर का ये काम है। बट अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स को पास करेगा अपने कस्टमाइज्ड आर्ग्यूमेंट्स, लेट्स से आई वांट अ लोकेशन इंडिया एंड विद स्कोर ऑफ 20, सो यहाँ पे वो 20 यहाँ पे s की वैल्यू नीचे जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा यहाँ पर, तो वो s की वैल्यू 20 और n की वैल्यू इंडिया होगी। सो अब हम यहाँ पे कंपेयर करना है, तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, बूल ऑपरेटर लेस देन। अब इस ऑपरेटर लेस देन का काम क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे जो इस क्लास के लिए अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लेस देन का साइन लगाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ये हम उस यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे ओवरलोड कर रहे हैं, इस ऑपरेटर को ओवरराइट कर दे रहे हैं। कॉन्स्ट LCN C। अब हम यहाँ पे लेकिन जो हमारी लोकेशन है हम उसे यहाँ पे फीड करेंगे। अब रिटर्न दिस डॉट s, दिस s इज शुड बी ग्रेटर देन c डॉट s और जस्ट और this s is equals to c dot s and strcmp, because currently we don't have a function to compare two strings, so we are using strcmp from the string library which is already included in the code, which is not visible here because LeetCode has a standard template for their work। सो हियर यहाँ पे हम जो करंट क्लास है उसका नाम और सी का जो नाम है उसे कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे CSTR का काम क्या है कि हमारा जो strcmp है ये कैरेक्टर एरेज को एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग्स को नहीं। तो हमें यहाँ पे CSTR करके उसे एक
कैर स्टार इस या पॉइंटर में कन्वर्ट करना होगा. सो वी आर डूइंग दैट सी डॉट नेम डॉट सी अंडर स्कोर एस टी आर एंड दिस शुड बी लेस देन 0, यानी कि हमारी जो पहली स्ट्रिंग है वो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉल होगी. ये हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना है, यानी कि लेस स्मॉलर कंपोनेंट शुड गो फर्स्ट और हमें स्मॉलर पहला एलिमेंट है उसकी जो रैंक होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसका स्कोर बड़ा हो और अगर स्कोर इक्वल है तो वो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर हो और हमारा ये हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द सिस्टम. अभी हम जो हमारी आंसर क्लास है यहाँ पे भी हम कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे. यहाँ पे होगा पहले तो ट्री लोकेशन, जो हम ऑर्डर्ड सेट की बात कर रहे थे अभी हम यहाँ वही लगाएंगे. लोकेशन null type less location rb tree tag. इसका टेम्पलेट क्या था, एक सेकंड मुझे याद करने दीजिए. यहाँ पे था ट्री ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नोड अपडेट लोकेशंस. सो इस हम यहाँ पर हम अपनी लोकेशंस को लोकेशन डेटा है उसे स्टोर करेंगे और हमारा एक इंट होगा जीसी, यानी कि हमारे गेट कॉल्स कितनी बार यूज़ हुई. अब हम यहाँ पे लोकेशंस को क्लियर कर देंगे, हमें लोकेशंस पूरी तरह ब्लैंक चाहिए और हम जी सी इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे. सो ऐड स्ट्रिंग क्या होगा, यहाँ पे हमने पूरी तरह सिस्टम को डिफाइन करा हुआ है तो हम यहाँ बस एक लाइन हमें लिखने की ज़रूरत है. लोकेशंस डॉट इंसर्ट एल सी एन ऑफ स्कोर कॉमा नेम, दैट्स इट. अब ये यहाँ पर इस यहाँ पे रेड ब्लैक ट्री की फॉर्म, ये हमारा ट्री रेड ब्लैक ट्री की फॉर्म में है, यानी कि ये हमारा एक बैलेंस ट्री है. तो इस वजह से सिस्टम को अच्छे से ये लाइब्रेरी अपने आप को अच्छे से हैंडल कर सकती है. तो अब हम यहाँ पर इसमें एक लोकेशन का ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं जो कि उसे उसकी सही पोजीशन पे इंसर्ट कर देगा. अब हम स्ट्रिंग गेट को करते हैं काम. अब यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न कि हमें जीसी रैंक. अब हमारा जो ये ट्री है इसमें एक चीज़ होती है, एक फंक्शन होता है की फाइंड बाय ऑर्डर. अब फाइंड बाय ऑर्डर क्या करता है, अगर हम उसमें ज़ीरो फाइंड बाय ऑर्डर हमारे जो हम उसमें एक आर्ग्यूमेंट जाते हैं हमारे पोजीशन का एक ऑर्डर जो हमें एक एलिमेंट जिस रैंक का एलिमेंट चाहिए और वो रैंक ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे स्टार्ट होती है. यानी कि अगर हम इसमें फाइंड बाय ऑर्डर 0 डालेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो उसके लिए सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा ये उसकी वैल्यू हमें रिटर्न करेगा और ये क्वेरी ओ ऑफ लॉग एन टाइम में एग्जीक्यूट होती है, यानी कि और यहाँ पे एन बीइंग द साइज ऑफ द ट्री. सो हम यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न लोकेशंस डॉट फाइंड बाय ऑर्डर जी सी प्लस प्लस डॉट नेम. यहाँ जी सी प्लस प्लस का रोल ये है कि जैसे ही ये फंक्शन ये जी सी की पुरानी वैल्यू तो रीड करेगा पर उसके बाद इस जी सी को इंक्रीज़ कर देगा ताकि जब अगली कॉल आए तब हमें जी सी की वैल्यू इंक्रीज मिले. लेट्स रन दिस फंक्शन. ओके, oh there is a typing error, there should be include not include. Let's run it again. Okay, this should be score. Now it should work, I think.
Oh, I forgot to close the class. Okay, it returns the iterator. What's happening? Okay, so show difference. So as you can see, we have the same we have the correct answer here. Null, 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 Brantford, Brantford, null, Alps, null, Bradford, null, Bradford, null, Bradford, Orland, null, Bradford, Orland. So we have got we have implemented it correctly. Now let's submit this code, and as you can see, our answer is accepted. So this is it for the editorial of this contest. So, and further we can say, we will provide the code of everything we have done here in the link. For we will provide a GitHub link to the code, and also for the last question we used ordered set this thing, uh, ordered set for the last question, the thing here. So for this we will provide the link to the articles where you can read about this, the Geeks for Geeks articles, or we will also provide the link for the standard C++ documentation where it is specified how it works. आप वहाँ पे इसके बारे में और पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं, और आप चाहें तो इसे इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हैं. ये आपके काफ़ी क्वेश्चंस में है. अगर आपको कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम दिखे जहाँ पे आपको ऑर्डर की रिक्वायरमेंट हो, ऑर्डर और इंडेक्सिंग दोनों की रिक्वायरमेंट हो एक साथ, तब आप इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पे हमने LCA नहीं लिया है. आप इंटीजर, स्ट्रिंग, आपको जो कंफर्टेबल हो, आपको जो उस टाइम रिक्वायरमेंट हो, आप वो यूज़ करें. और अगर आपको कुछ कस्टम रिक्वायरमेंट हो तो आप वैसा एक क्लास बना लें, क्योंकि पहले मैं यहाँ पर पेयर ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग यूज़ कर रहा था तो उसके लिए कंपेरेटर बनाने में बहुत प्रॉब्लम भी आई थी. सो दैट्स वाई आई यूज द कस्टम क्लास लोकेशन एंड इसमें हमने लेस देन ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया, जिसकी वजह से हमारा इस काम कर गया, क्योंकि पेयर में इसमें बहुत सारे एरर्स आ रहे थे जो कि मुझे समझ नहीं आ रहे थे. सो good luck, keep learning and keep coding. So this is for this editorial. Bye.